सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। विदुषी आरती अंकलिका टिकेकर जी, आपको प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत और सभी रसिक जनों को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी चोटी की कलाकार विदुषी आरती जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जिन्होंने 3 घरानों की गायकी सीखकर और उसे अपनी प्रतिभा से अपना नया रंग देकर शास्त्रीय संगीत के साथ ही उपशास्त्रीय और सुगम संगीत के क्षेत्र में भी अपनी एक खास पहचान बनाई है। आरती जी, आपको हम प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैसे संगीत जगत को आरती जी का परिचय है ही, फिर भी मैं कुछ नए विद्यार्थीगण भी जुड़े हैं, तो सभी के लिए आरती जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। आरती जी ने पंडित वसंतराव कुलकर्णी जी, जो आगरा ग्वालियर घराने से थे, उनके साथ गायन की शिक्षा प्रारंभ की। उसके बाद गाना सरस्वती किशोरी आमोणकर जी और उसके बाद आगरा घराने के पंडित दिनकर गायकिनी जी, ऐसे महान चोटी के कलाकार गुरुओं से आपने तालीम ली। सभी को पता है कि सवाई गंधर्व महोत्सव, तानसेन समारोह, डोवर लेन या फिर यूके, यूनाइटेड स्टेट्स या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, सभी जगह पे आरती जी के प्रस्तुतियां होती रहती ही है। साथ ही आरती जी को बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे पंडित जसराज अवार्ड है और पंडित कुमार गंधर्व अवार्ड है। ऐसे ये तो कुछ, मैं अगर उनकी लिस्ट पढ़ूं तो उसी में हमारा समय चला जाएगा। आरती जी की एक खास पहचान क्लासिकल सुनने वाले लोगों में तो थी ही, लेकिन क्लासेस और मासेस का जो जो गैप होती थी वो तभी मिट गई जब भी आरती जी ने सरदारी बेगम पिक्चर के गाने गाए। और सुगम संगीत और प्लेबैक संगीत के लिए आपको एक नहीं बल्कि दो नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म अंतर्नाद के लिए और संहिता के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक क्लासिकल सिंगर को वो भी प्लेबैक सिंगिंग के लिए अवार्ड्स मिलना, ये आप एक अनोखी गायिका है, इतनी वर्सेटाइल है, इसका हमें बहुत ही आनंद है। और विद्यादान के क्षेत्र में भी आपने गुरुकुल अपना स्टार्ट किया है, आप बहुत लोगों को ये अपनी गायकी सिखाती है। आरती जी के बहुत से शिष्यगण भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। आरती जी की पूरी इंट्रोडक्शन उनकी गायकी में है और उसका आनंद हम सभी लेते ही है। आरती जी, आपको फिर से एक बार प्रणाम करता हूं और हम आपके साथ वार्तालाप शुरू करते हैं। मैं बहुत ही छोटा सा एक विद्यार्थी हूँ गाने का, और कुछ भूल हो गई तो आप मुझे संभाल लीजिए। हम सभी विद्यार्थी ही। आपको जैसे अभी मैं परिचय में मैंने बताया कि क्लासिकल म्यूजिक में इतना बड़ा नाम और उसके साथ ही प्लेबैक सिंगिंग के लिए नेशनल अवार्ड्स, तो मतलब आप दोनों क्षेत्रों में आपने ये महारत हासिल की है। पहले के जमाने में अगर हमने देखा तो जो शास्त्रीय गायक होते थे वो लाइट गाना या क्लासिकल सेमी क्लासिकल गाना ये कम समझते थे या उसको प्रतिष्ठा नहीं देते थे, लेकिन फिर भी आपने इन दोनों चीजों पे महारत हासिल की। आपकी दृष्टि क्या है? ये आपकी एक अपवाद स्वरूप वर्सेटैलिटी है
या आप इन दोनों क्षेत्रों को कैसे देखती है, या फिर क्लासिकल या लाइट ये सब मिथ है, आप क्या मानती हैं? इस प्रश्न से हम शुरू करेंगे। दरअसल जब 1995 में जब सरदारी बेगम इस फिल्म के लिए गाने के लिए जब श्याम बाबू ने मुझे बुलाया, तब उसके लिए जो सारे गाने मैंने 7-8 जो गाए हैं, वो सारे ही गाने शास्त्रीय संगीत पे ही आधारित गाने। तो अगर देखा जाए तो प्लेबैक जिसको कहते हैं कि एक अलग सा जैसे भाव संगीत या शब्द प्रधान संगीत, ये इस टाइप के गाने थे ही नहीं। वो सारे ही गाने जो थे वो क्लासिकल पे आधारित थे, और जहां स्वर और शब्द साथ साथ चलते थे, केवल शब्द प्रधानता नहीं थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम स्टेज पे बैठ के कोई प्रस्तुति करते हैं, कोई भी राग, चाहे हम यमन हो, मालकौस हो, मुझे जब गाना होता है तो मैं सालों से उस राग का रियाज, मैंने तालीम उसकी, फिर रियाज सालों से मैं करते आई हूँ, और फिर जाके मैं कुछ 10 सालों के बाद फिर मैं जाके उसका प्रस्तुतिकरण करती। लेकिन जब ये फिल्म के गाने मैंने जो शास्त्रीय संगीत पे ही आधारित थे, लेकिन ऐसे गाने थे कि जो मैं स्टूडियो में जाने के बाद, वहां स्टूडियो ही में वो गाने सीख कर, बिल्कुल 3 घंटे के बाद वो गाने सीख कर, उन गानों को अपना खुद का बनाकर, उसी समय रिहर्सल करके 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड करके तैयार करना, इसके लिए जो एक तैयारी, वो तो मैं सालों से करते आ ही रही थी, लेकिन ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है वहां, और जो मुझे आता है वो वहां 100% देना, मुझे लगता है इसके लिए ये करने में बड़ा आनंद मिला और बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि काफी कुछ दिमाग में होता है हमारे, लेकिन जिस क्षण उसको प्रस्तुत करना है, वो सारा मिलके एक जगह पे आ जाए, फोकस होके, और गले के माध्यम से वो प्रस्तुत हो, इसके लिए एक अलग ब्रेन का प्रोग्राम एक्टिवेट होने की जरूरत होती है। और ये मुझे बहुत सीखने मिला जब मैं 95 में ये गाने मैंने गाए जब, और फिर ये तो शास्त्रीय संगीत पे ही आधारित थे, लेकिन बाद में फिर मुझे ये बड़ा आनंद आने लगा कि वहीं के वहीं गाना सीखो, आप उसको अपना बना लो, ये गाना मेरा खुद का बन जाए 3 घंटे के अंदर, उसको सीखो, उसके शब्द, उसकी तर्ज, उसके भाव, उसका डिजाइन, और फिर पूरी तरह से उसको बड़ी एक्सप्रेसिव तरीके से मैं उसको प्रस्तुत करके 100% वहां मैं प्रस्तुत करूं, ये बड़ा मुझे आनंद देने लगा। फिर इसीलिए मैं ये जब भी मुझे अच्छे गाने मेरे पास आए तो फिर मैंने गाया। जी, मराठी में भी मैं बताना भूल गया, जो वन ऑफ माय फेवरेट एल्बम्स है, ये जो मैं नाद ब्रह्म आपने गाया, वो भी कमाल का है। और मी राधिका जो उसमें आपने गाया है, वो सिर्फ मराठी ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल ऑडियंस में आपको फरमाइश होती है वो गाने की। पर वो गाना भी तो बिल्कुल एक बंदिश की तरह है जी, एक बंदिश है। तो मुझे लगता है कि कंपोजर जो होते हैं वो भी ऐसे ही गायकों को चुनते हैं कि जो उनका कॉम्पोजिशन जैसा वो चाहते हैं वो वैसे प्रस्तुत कर सके। जी, तो ये शास्त्रीय संगीत सीखने से मुझे लगता है एक कॉम्पोजिशन की तरफ देखने का नजरिया बड़ा सुंदर हो जाता है। वो लिमिटिंग नहीं होता, लेकिन उसको और जैसे उसको फुलाना, जो कॉम्पोजिशन है, सो आई थिंक इसीलिए वो कॉम्पोजिशन और खूबसूरत हो सकता है, उसकी जो गुंजाइश होती है वो और बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऐसे गाने गाने में बड़ा आनंद भी मिला और बहुत काफी कुछ सीखने भी मिला मुझे। जी, हमने ये अकम्प्लिशमेंट से स्टार्ट किया, और जो जो प्रश्न मेरे जैसे
युवा कलाकारों के मन में होता है कि अभी तो गुरुजी कह रहे हैं कि सिर्फ क्लासिकल करो, लाइट की तरफ देखो मत, आवाज तैयार करो, तो पर उनके ये लिए बात ये सही मैं है, ये बात सही है स्वप्निल। क्योंकि हर हर जो, जैसे भजन हो, गजल हो, शास्त्रीय हो, भाव संगीत हो, हर गाने के टाइप में जो जिस तरह से गले की हरकतें हैं, मीन है, जो भी ऑर्नामेंटेशन है, जिस तरह से गला हम यूज करते हैं, वो अलग अलग है। तो जब हमको एक मैच्योरिटी जब तक नहीं आ जाती कि 10-12 साल तक एक ही विधा जो आप सीख रहे हैं, उसी को अगर आप लगातार करते रहें, तो एक तरह की जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब क्या चुनूं मैं, क्या लूं, मेरे ये इस, अगर मुझे भजन गाना है तो यहाँ मैं कौन सी हरकत में यूज कर सकती हूँ। ऐसा ना हो कि ये ठुमरी लगे, मैं जो भजन गा रही हूँ वो ठुमरी नहीं लगनी चाहिए, मैं जहाँ ठुमरी गा रही हूँ वो भजन नहीं लगना चाहिए, मैं जहाँ शास्त्रीय गा रही हूँ वो भी तो ठुमरी नहीं लगनी चाहिए। ये चुनने की और ये प्रस्तुतिकरण करने की जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, तब तक आप एक ही विधा जो है संगीत की, उसको कंटिन्यूसली उसकी तालीम लेते रहें और रियाज करें। इस पक्ष में हूँ जरूर। जी, यही मुझे सुनना था। ये बात सभी गुरुजन कहते ही हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को एक ही समय सब कुछ करने की बहुत उत्कंठा रहती है कि कब मैं सब कुछ गाऊं। तो उनके लिए मैंने ये, हमारी पीढ़ी के लिए ये क्वेश्चन पूछा। तो आइए शुरू करते हैं कि ये सब जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई। मैंने सुना है बहुत बार कि आप बहुत छोटी थी तभी से आपने गाना सीखना, परफॉर्म करना शुरू किया। तो क्या आपके घर में माता पिता गाते थे, या घर में माहौल गाने का था, या कैसे था? घर में शास्त्रीय संगीत का तो बहुत माहौल नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण था बहुत, तो इसीलिए काफी भजन पूजन हुआ करता था घर पे। मेरे माँ पिताजी दोनों बहुत अच्छे, उनकी आवाजें दोनों की बहुत सुंदर आवाज, और शास्त्रीय संगीत की काफी उनको वैसे रुचि थी, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा सीखे नहीं थे। मुझे लगता है कि हर एक की जर्नी कुछ इसी तरह से शुरू होती है, हर हर विद्यार्थी की, हर म्यूजिशियन की इसी तरह से घर में कुछ माहौल होता है, कुछ टैलेंट होता है, फिर कुछ अच्छे गुरु मिलते हैं, फिर जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं और एक रास्ता निकलने लगता है, और एक रास्ता तैयार हो जाता है अपने आप। जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटीज आती है, एक रास्ता बनने लगता है, हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं, और अच्छे कदम और अच्छे रियाज करके जो कदम है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी का हम जब फायदा लेते हैं और अच्छा रियाज करते हैं और अच्छा सीखते हैं, और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। मुझे लगता है ये सारा बड़ा ऑटोमेटिक होने लगता है। तो एक किस्सा इसी मैंने तरह से सुना था। हाँ, एक किस्सा मैंने सुना था, आपके पिताजी आपका रियाज कैसे लेते थे, कि वो एक कटोरी में मणि रखते थे, कुछ बीट्स रखते थे, और एक पलटा होने के बाद एक एक बीट दूसरी कटोरी में रखते थे, या ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो वो क्या है बिल्कुल जरा? बिल्कुल मुझे अब याद है, ये भी हरे मणि है, वो भी हरे होते थे, लेकिन इससे कम 1/10 उसका साइज हुआ करता था। और एक डिब्बे में वो मणि लेके मेरे पिताजी बैठते थे, और एक टांग लेके बैठा, बड़ी लंबी टांग, और वो जब तक वो पूरा मणि सारी यहाँ से वहां नहीं करते, तब तक मुझे उठने नहीं देते। मुझे आज जब मैं पीछे मुड़ के जब देखती हूँ, तो मुझे डिसिप्लिन का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट जीवन में है। और जरूरी नहीं कि हर बच्चा, अगर स्टूडेंट को ही इसका एहसास हो तो बहुत बढ़िया है, अगर ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो तो बच्चा है, 12 साल का 14 साल का बच्चा है, वो कहाँ बहुत ज्यादा रियाज का महत्व नहीं समझेगा, हर बच्चा नहीं समझेगा। जी तब रोल होता है उसके माता पिता का, उसके गुरुजनों का, जो एक उसकी जो सपोर्ट सिस्टम है, उनको बहुत ही
सख्ती से रियाज करवाना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि उस काफी फिर थोड़े सालों के बाद जाके उसका जब फल मिलने लगता है बच्चे को, तब फिर वो और फिर खुद होके रियाज करने लगता है। पर शुरू में जो बॉल को पुश करना है ना, उसको रोल करना, तो फिर थोड़ी और हाथों की जरूरत है उसके लिए। तो मुझे लगता है मेरे जीवन में मेरे पिताजी ने इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण रोल किया है ना, बहुत ही बड़ा, क्योंकि वो मेरे साथ मेरे रियाज में सामने बैठते थे और मैं सही रियाज कर रही हूँ या नहीं ये देखते थे। खैर वो टाइम भी ऐसा था, वक्त ऐसा था कि उनको भी जो वक्त ऑफिस से घर आने के बाद जो वक्त मिलता था, तो मेरा रियाज करवाना ये उनकी प्रायोरिटी होती थी। वाह। ऐसे माता पिता मिलना ये भी तो एक शायद पिछले जन्म की कुछ पुण्य होगा मेरा। जी जरूर, आज हमारे साथ कई पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बात बहुत गौर करने लायक है। इसी किस्से में एक स्वप्निल, कई बार मेरी माँ जो है वो भी मेरे क्लास में आके बैठती थी और वो क्या होमवर्क मुझे मेरे गुरुजी ने कहा है, क्या करवाना है घर जाके, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम गुरु के सामने बैठ के कुछ सीखते हैं, लेकिन घर जाके किस चीज का रियाज करना है और कैसे रियाज करना है, कितना रियाज करना है, ये कई बार बड़े बड़े सवाल होते हैं दिमाग में कि जो पूछने की भी अकल नहीं होती तब। तो गुरु भी, तो मुझे लगता है कि तब किसी बड़े का होना और बड़े नम्रता के साथ, मेरी माँ बिल्कुल एक शिष्य की तरह ही वही बैठती, और मुझे लगता है कि ये सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जीवन में। जी, ऑन अ लाइटर नोट, इसी किस्से में प्लीज फॉरगिव मी एक मुझ में जो एक नटखट बच्चा है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कभी आपने वो मणि कितने थे गिने क्या, और उसमें से कभी चुराए क्या? तब पर मुझे मेरा दिल करता था जब रियाज की मैं कहीं वो डिब्बा छुपा लूं, क्योंकि जैसे तुमने नटखट बच्चा है, उसी तरह से मेरे अंदर भी तो नटखट और बहुत बदमाश एक बच्चा तब था और अभी भी है। तो ऐसा जरूर लगता था, जैसे मैंने कहा कि बचपन में इतने हार्ड वर्क का महत्व नहीं पता होता हर बच्चे को। कितने सारे बच्चे मैं जानती हूँ कि वो उनको कभी कम, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे कि टैलेंट उतना नहीं है लेकिन बहुत रियाज करने की इच्छा है, ऐसे भी देखे। कभी बहुत टैलेंटेड है और लेकिन रियाज करने की कोई इच्छा नहीं। अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम बच्चों को देखते हैं। पर ऐसा तो कई बार लगा मुझे, ऐसा लगता था कि नहीं मैं कहीं से भाग के चली जाऊं खेलने के लिए, पर तब मेरे पिताजी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। मुझे कहते थे कि इतना रियाज करने के बाद ही तुम जाओगी, इतना रियाज करने के बाद ही तुमको खाना मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तब तक। मुझे लगता मैं जो जितनी नटखट थी ना, उसके लिए बिल्कुल सही पिता मिले। जी, हम आगे चलते हैं कि वसंतराव जी से आपने शुरुआत की और काफी लंबे समय तक आपकी तालीम उनके पास हुई। तो वो खुद दो घरानों की गायकी सीखे थे, जगन्नाथ बुआ से भी सीखे थे। तो कैसे राग को खोलना उन्होंने सिखाया कि उनके पास आपका सिर्फ बेसिक सीखना हुआ या फिर एडवांस तक आपने उनसे सीखा? मतलब वो यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई? बेसिक मैंने विजया जोगलेकर जी से सीखा था जी 3-4 साल में, और वसंतराव जी की यहाँ मुझे विजयाताई ही लेके गई थी क्योंकि वो खुद उनसे सीखती थी। जी। तो जीवन में सही वक्त पर सही गाइड्स मिलना बहुत ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो मेरी पहली जो गुरु है वही मुझे अगले गुरु के पास ले गई। उनके पास जो तालीम थी, वसंतराव एक बहुत ही वो अगेन बड़े डिसिप्लिन वाले थे। बिल्कुल वक्त पे आना, रियाज के बगैर बिल्कुल रियाज करके ही आना। उनके
काफी स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मुझे आगरा ग्वालियर भी सिखाया, लेकिन आकार का गाना मुझे उन्होंने सिखाया। बच्चे की जो काबिलियत है, बच्चे के जो गुण है, बच्चे में जो स्ट्रेंथ है, बच्चे की जो वीकनेस है, उसको समझ के सिखाना, उसका गला समझ के, उसकी बुद्धि समझ के, उसका मन समझ के उसको सिखाना, ऐसा गुरु प्राप्त होना, ये भी तो एक पुण्य की वजह से ही हो सकता है। वसंतराव ऐसे थे, उन्होंने देखा कि मेरा गला साफ है, मेरे गले में बड़ी सहजता से कोई भी कठिन म्यूजिकल फ्रेज हो, मैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी करके मैं गा सकती हूँ। तब उन्होंने मुझे पूरी तरह से आकार का गाना सिखाया। खुद उनकी आवाज में अनेक प्रॉब्लम्स थी, पर उन्होंने मुझे सिखाते हुए मेरे गले के लिए जो सूटेबल है, ऐसे गले का लगाव सिखाया। तो केवल आगरा ग्वालियर ही नहीं सिखाया उन्होंने, मुझे कुछ जयपुर की भी बातें उन्होंने मेरे में तब उन्होंने मुझे सिखाया। तो और वो खुद अलग से आगरा और अलग से ग्वालियर भी सीखे थे, और जगन्नाथ बुआ जो थे खुद आगरा ग्वालियर दोनों सीखे हुए, ऐसे उनकी तालीम हुई थी। और काफी ब्रॉड माइंडेड थे मेरे गुरुजी वसंतराव। उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, शायद 76 की बात। yes. पर उस जमाने में काफी उन्होंने काफी विचार उन्होंने करके मुझे सिखाया। तो कभी कभी हमें गाना सिखाया जाता है, लेकिन एक मोमेंट होती है कि जिसमें एक क्षण होता है कि जिसमें हमें लगता है कि यही मेरा सर्वस्व है, या कोई ऐसी घटना होती है जिससे हमें पता चलता है कि म्यूजिक में ही मुझे पूरा जिंदगी भर यही करना है। तो आपको ये जो अनुभूति हुई वो कब हुई, ऐसा कुछ? वैसे मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी वैसे, तो मैं और कुछ अगर चूज करती तो वो भी कर पाती मैं। एक समय जब होता है कि 12th के बाद जब हमको चुनना होता है कि क्या करना है, या 10th के बाद साइंस करना है, तब मैंने ऐसा कॉलेज चुना फिर कि जो मुझे गाना संगीत के लिए काफी वक्त मुझे मिल सके। तो तब से जैसे मैं 10वीं में आई, उसके बाद से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा कोई ग्रेजुएशन करूं कि जिससे मुझे संगीत के लिए बहुत वक्त मिले। तो 10वीं के बाद ही मैंने ऐसा रास्ता चुनना शुरू कर दिया। फिर 12th, फिर मैंने कॉमर्स के बाद फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में करने का एक दिल कह रहा था। फिर मैंने कहा लेकिन फिर संगीत के लिए वक्त नहीं मिल सकेगा, फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैंने संगीत को चुना। तो ऐसे क्षण जब आते हैं कि जब दो में से आपको एक चुनना पड़ता है, तब हमेशा मैं संगीत को चुनते गई। तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ये दिमाग में था, ये तो कृति में ऐसे होने लगा हर जब चुनने का क्षण आया। तो एक इनर वॉइस आपको हमेशा कहती होगी कि यही करना है। बिल्कुल, क्योंकि करने की चाहत और मैं ये कर पाऊंगी इसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी हर वक्त पर, अगर आपको वही तो अंदर की आवाज है। और क्या कि मैं चाहती हूँ गाना करना, दूसरा कि मैं कर पाऊंगी, और तीसरा कि मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके जो चैलेंजेस है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसकी जैसे जैसे तैयारी होती जाती है वैसे हम वो राह चुनने लगते हैं जी। तो इसीलिए पहले अपने आप को पहचानना,
मैं क्या चाहती हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगी? अगर आपको उसका उत्तर खुद से नहीं मिल रहा तो किसी बुजुर्ग से, किसी गुरुजनों से पूछिए कि मैं ये करना चाहती हूँ, क्या ये काबिलियत मुझ में है? क्योंकि काफी सारे बच्चे ये देख रहे हैं कार्यक्रम, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर गुरुजन कह दे कि नहीं, आप कोई दूसरा रास्ता चुनिए, तो आप थोड़ा सा आपका मन बदल लीजिए। और अगर गुरु कहे कि नहीं, तुम अगर रोजाना 5-6 घंटे रियाज करोगे तो जरूर तुम कुछ ना कुछ हासिल करोगे, तो फिर मेहनत जरूर करें। और फिर ऐसे ही माहौल में रहें कि जो आपको मोटिवेट करता रहे, जो इंस्पायर करता रहे। आप ऐसे ही दोस्त करें कि जो आपको उस रास्ते के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए आपको मदद करें। आपको रियाज करने के लिए आपको रोज आपको पूछे कि कितना रियाज किया, क्या हासिल किया, आज क्या तुमने मास्टर किया। ये ऐसे इसी माहौल में रहे, ये हम लोगों को हमारा सद्भाग्य था कि हम सौभाग्य कि हमने इतना बढ़िया माहौल मिलता गया ना, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, आपकी जर्नी आगे ऐसे बढ़ी कि वसंतराव जी के बाद गाना सरस्वती किशोरी ताई से आपने तालीम ली। तो एक बहुत अच्छी तालीम मिलने के बाद भी एक मन में ये जो प्रेरणा है कि मैं किशोरी ताई जैसे महान कलाकार से गाना सीखूं, तो ये प्रेरणा आपके मन में कैसे हुई? मैं शायद तब 15-16 साल की उम्र से मैंने ताई का गाना सुनना शुरू किया था, काफी महफिलों में। और उस एक ऐसा संगीत था जो बस मैं उस संगीत के लिए बिल्कुल पागल हो गई थी, जैसे जुनून सवार हो गया कि मुझे यही स्टाइल सीखनी है। उनकी उस आवाज का लगाव, वो जो उनकी इंटेंस आवाज, जिस आर्तता से वो गाती, उनके बड़े कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जैसे बुद्धि के लिए भी बड़ा चैलेंज, गले के लिए भी बड़ा चैलेंज, और बहुत एक्सप्रेशन भी गाने में उनके। तो एक अलग सा उनका संयुक्त, उनका गाना एक बड़ा अलग दिखाई दे रहा था मुझे कि इतना सारा मैं संगीत सुन रही थी, लेकिन उसमें ताई का गाना ऐसा था कि गले के लिए बड़ा चैलेंजिंग, बुद्धि के लिए चैलेंजिंग, और एक्सप्रेस करने के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग, और बड़ा स्पिरिचुअल भी गाना था। तो घर बैठे हम लोग कोशिश तो करते हैं ना, हर बच्चा बाहर कुछ जब सुनता है, कोई महफिल हम सुनते हैं, तो बहुत अच्छी जब महफिल हम सुन के आते तो ऐसे लगता है नहीं, चल पहले बैठ के 4 घंटे मैं रियाज करूंगी और जैसा मैं गाना चाहती हूँ वैसा मैं आज गाऊंगी। ऐसा मेरे ख्याल से हर बच्चे को लगता होगा, यहाँ जो भी सुन रहा है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, उनको यही तो लगता होगा ना कि एक महफिल सुन के आए तो मैं घर जाके रियाज करूंगा। जी, यही तो मोटिवेशन हम चाहते हैं। तो वैसे मुझे ताई के गाने से और बाकी सारे अनेकों गायकों के महफिलों से मुझे ये मोटिवेशन मिलता गया, लेकिन खास कर ताई का गाना मुझे बहुत बहुत तब पसंद था। और मेरी ये चाहत थी कि मैं ये सीखूं, इसको मास्टर करूं, और फॉर्चुनेटली विजया ताई जो मेरी पहली गुरु थी, वो भी वसंतराव जी के पास, किशोरी जी के पास सीखने जाती थी, तो वही मुझे वहां ले गई, और इसलिए मेरा रास्ता बड़ा आसान हो गया, क्योंकि एक सही दरवाजा आपको खुलता दिख रहा है, लेकिन उस दरवाजे तक ले जाने के लिए कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ आपको जब मिलता है ना, तो काफी सहूलियत हो जाती है। और ताई के पास विजया ताई मुझे ले गई, और वो एक बहुत अलग अनुभव था किशोरी जी के यहाँ ताई के पास सीखना। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हम रागों के काफी सारे राग का चलन क्या है, क्या वाली संवाली है, राग कैसा है, बंदिश कैसी है, इसमें आलाप कैसे करते हैं, काफी थियोरेटिकली हम बहुत कुछ उसका जो स्केलेटन है, बहुत कुछ हम सुनते थे, सीखते थे। लेकिन ताई के पास जाने के बाद उस स्केलेटन को इतना सुंदर रूप कैसे देना है,
फिर खुद राग किस तरह से बन जाना है कि मुझे केवल यमन नहीं गाना है, तो मैं पूरा मेरा ब्रेन इस तरह से यमन, मैं खुद कैसे यमन हो जाऊं, मैं सुनने वाले को कैसे यमन करूं, ये सारी एक ऐसा अनुभव मुझे वहां मिला कि एक राग को, काफी ये डीप बातें हैं सारी, पर उन्होंने इस तरह से उसका दर्शन हमको कराया, बड़े सुंदर क्षण थे वो, बड़ा सुंदर वक्त। आपने एक बार कहा था कि एक इंटरव्यू में जो दूरदर्शन पे आया था कि किशोरी ताई का गाना एक करुणा का नायगरा फॉल्स है। मुझे याद है आपने कहा था। तो नहीं, ऐसे विचार एक और ऐसे स्वर समूह स्वप्निल, मुझे लगता है कि उन्होंने राग का जो विचार किया वो बड़ा स्वयंभू विचार है, बहुत स्वयंभू विचार, बड़ा ओरिजिनल विचार, और उसमें जो गले का भी काम बड़ा सूक्ष्म, बहुत सटल है, बहुत सटल है, और जिस तरह से वो एक्सप्रेस करती थी उस माध्यम से, वो भी बड़ा सटल है। तो ये सारा मैं सीखना चाहती थी, इसीलिए गई, कुछ हासिल किया, अभी कुछ मैं, अभी जर्नी चल रही है। क्या ताई ने आपकी परीक्षा ली थी? पहली मुलाकात याद है? ऑफ कोर्स ली थी। क्या गवाया था आपसे? उन्होंने मुझे, वामनराव देशपांडे भी थे तभी बैठे हुए, विजया ताई थी, तो उन्होंने एक राग मुझसे गवाया था तब, और अच्छा ही गाया होगा मैंने। बिल्कुल। कोई भी शक की बात नहीं है। क्योंकि देखो, डर तो हमेशा लगता है, कोई बड़े बुजुर्ग जब बैठते हैं और इतनी महान वो ताई, और जैसे भगवान बैठे हैं सामने जी, लेकिन तब एक तरह से एक अपनी परीक्षा में एक अलग फोकस हो जाता है कि मैं अब मेरा सर्वोत्तम दूंगी। अभी अगर उस मनो अवस्था में हम चले जाएं तो हम वाकई में, और बाद में भूल जाओ आप क्या उनके सामने बैठे हैं, तो एक मनोअवस्था है वो, उसको अगर आपने कॉन्कर कर लिया, आप अगर उसको हासिल कर लिया, तो आप अपना दे सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ वहां सोचने लगे, आपका दिमाग अगर बटा हुआ हो, थोड़ा सा इधर विचार करे, इसका विचार करे, तो फिर आप कभी आपका सर्वोत्तम नहीं दे सकते। आप जब पूरे ही डूबे हो उसमें, तो मैं ताई के सामने गाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल प्रस्तुति की बात कर रही हूँ। पर ताई ने परीक्षा जरूर ली थी, वो जरूर उनका हक है, हर गुरु का हक है वो, और क्योंकि उनका गाना क्या मैं सीखने के लायक हूँ कि नहीं, ये तो बिल्कुल उनको तो पता ही होना चाहिए। जी, आरती जी के साथ बातचीत शुरू ही रहेगी, तभी मैं दर्शकों को अपील करता हूं कि आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है जो हम आरती जी से पूछें, तो आप चैट में मुझे या फिर एडमिन को भेज सकते हैं। ताई, जब भी आपने किशोरी ताई के साथ सफर शुरू किया, तो आपकी पढ़ाई भी चलती होगी, तो आपकी दिनचर्या क्या होती थी? और मैंने सुना है कि कॉलेज के बाद तुरंत आप ताई के घर जाती थी, और पूरा एक गुरुकुल जैसा ही माहौल था, तो उसके बारे में हमें आप बताइए। बिल्कुल, सुबह 7 बजे का कॉलेज हुआ करता था मेरा, तो 7 से 9, तो फिर 7 से 8 तक ही कॉलेज करके बाकी बंक करके मैं ताई के घर 9 बजे। तो कॉलेज बंक केवल फिल्में देखने के लिए नहीं, पर तालीम के लिए भी कर सकते हैं हम। तो मैं रोजाना ही कॉलेज बंक करके ताई के पास 9 बजे शार्प पहुंच जाती थी। 9 बजे से 1 बजे तक तालीम हुआ करती थी, फिर घर आके
घर आने के बाद भी अनेक दिन मैं जब मैं खाना खाती, तब मुझे याद है कि मैं 1-1.5 घंटा बैठ के केवल रोती थी। मुझे लगता कि ये संगीत मुझे किस तरह से आएगा, कब आएगा, मैं कैसे आएगा, मैं क्या करूं तब मैं ताई के जैसा गा पाऊं, मैं कितना रियाज करूं, मैं किस तरह, कौन सी गाने के इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मैं किस तरफ देखूं। आज मुझे ये दिखाई दिया, कल मुझे ये दिखाई दिया। ऐसे लगता है कि जैसे कोई सुंदर बगीचे में आप चले गए हो और वहां अनगिनत ऐसे फूल हैं, आप भी ये दिख रहा है, अब ये दिख रहा है, अब ये मैं किस पे मेरी दृष्टि फोकस करूं। तो मुझे रोजाना ये ऐसे लगता था, मैं मेरी माँ के साथ बैठ के रोती थी कि मुझे माँ कैसे आएगा ऐसा गाना। तो और ये मेरा जब रोने का एपिसोड होता था तो फिर से बस पकड़ने का वक्त आ जाता था। फिर मैं 3 बजे फिर से बस पकड़ती और 4 बजे ताई के पास पहुंचती, 4 बजे से 8 बजे तक, और उसके बाद घर आके खाना खा के फिर मेरा अपना रियाज। बाप रे, काफी बड़ी सुंदर, बहुत ही इंटेंसिव, इतने घंटे म्यूजिक और इतना रियाज, ये मुश्किल होता होगा। नहीं, यही तो मैं चाहती थी ना, मेरे लिए तो बड़ा आसान था, मैं जो चाहती थी वही तो हो रहा था। जी। और ऐसे स्वर्गीय क्षण थे वो बड़े। और ये हर रोज नई बात सीखना, रात को उसको मास्टर करना, उसको परफेक्ट करना, और सुबह जाके सुनाना, कितनी बड़ी, बहुत सुंदर, बहुत इंटेंस तालीम थी और बड़ा अच्छा लगता था। जी, ये प्रत्यक्ष सरस्वती से गाना सीखने जैसी बात है। हम ऐसा ही मानते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली है, भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें ताई का इतना सहवास और इतना गाना, इतनी गायकी, इतने विचार आपके पास आए। और ये जो माहौल था ताई की शिक्षा देने का, ये गुरुकुल जैसा जो माहौल था, हम भी चिन्मय विश्व विद्यापीठ के माध्यम से गुरुकुल चलाते हैं, आपको पता ही है। वहाँ पे विदुषी मंजूषा ताई पाटिल जी गाना सिखाती है। तबले के लिए हमारे पास पंडित अभिजीत बैनर्जी हैं। फ्लूट के लिए पंडित रूपक कुलकर्णी जी आते हैं। ऐसे महान गुरुजन है, और उसके साथ ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। बच्चे वहां पे रहते हैं, साथ ही उनको यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिलती है। तो ये एक ब्लेंडेड लर्निंग है कि उसमें गुरुकुल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तो गुरुकुल का माहौल कैसा होना चाहिए, आप हमें क्या मार्गदर्शन करेंगी? जैसे मैंने कहा कि ताई के पास इतने घंटों हम लोग संगीत यानी तालीम होती थी। फिर बाद में मैंने सुरेश दादा के पास, पंडित सुरेश तलवलकर जी, वो भी, उनके साथ भी कई बार वो हमारे घर आते और घंटों तक बैठ के हमारी अनेकों बातें मुझे लय की सिखाते थे। और बिल्कुल ऐसा माहौल, वो जैसे बहुत काफी साल मैंने उनके पास सीखी हैं लय की बातें भी। तो जैसे उस ताई के गुरुकुल में ऐसे ऐसे ही विद्वान मिलते गए और गुरुकुल के जैसा ही माहौल मिलते गया। तो मुझे लगता है कि गुरुकुल में खास क्या क्या है, उसमें ये बात है कि आप जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उसी माहौल में रहें जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो। संगीत बहुत डेप्थ का विषय है, बहुत सीरियस विषय है, बहुत गंभीर विषय है, उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और वो आप 10 चीजें करके आप वो नहीं कर सकते। गुरुकुल में आप जब 24 घंटे वहां जब रहेंगे तो वही विषय आपके दिमाग में चलता रहेगा।
बस संगीत 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 ही, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, इधर भी जाएंगे, दोपहर में बच्चों सहेलियों के साथ पिक्चर भी जाएंगे, शाम को पानी पूरी खाने के लिए भी जाएंगे, आप ये करते रहेंगे तो कहाँ सीरियसनेस कम होने लगता है उसका। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट लगता है जब मैं ऐसे कहती हूँ कि ये मत करो, चंद साल करना है, कोई पूरा लाइफ करने की, मैंने 10-12 साल करिए ना, बड़ा रिगरस उसके पीछे पड़िए। आप जो विषय आपको करना है, अगर आपके गुरु कहे कि हाँ तुम्हें टैलेंट है, तुम्हें बुद्धि है, गला है, तुम संगीत करो, तुम कुछ बनोगी, तो तुम जरूर दिन में 5-6 घंटे रियाज में डालो, 10 साल के लिए करो, तो जरूर कुछ हासिल कर पाओगे आप। गुरुकुल उसके लिए बहुत सही वातावरण देता है, क्योंकि उस गुरुकुल में आपको आप ही के विचारों के बच्चे हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है वहां। आज अगर बगल की रूम वाला बच्चा उसने 4 घंटे रियाज किया है, तो फिर मुझे लगता है मैं 6 घंटे करूंगी। आज अगर उसने बहुत अच्छा गाया, उसकी तान बड़ी अच्छी जा रही है, तो मुझे लगता है कल मैं भी उससे ज्यादा फास्ट तान गाऊंगी। आज अगर ऐसे लगा कि इतना वो मींड युक्त अच्छी आलापी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं भी करूंगी। और गुरु तो होता ही है सामने, तो मुझे लगता है ऐसा माहौल हमारे संगीत के लिए बहुत उपयुक्त है और बड़ा आइडियल है। तो ये तो अगर आपको गुरुकुल के जैसी तालीम मिले तो ये तो सोने पे सुहागा है। जी, आपकी जर्नी को आगे लेके चलते हैं। आपने पहले भी वसंतराव जी से आगरा की तालीम आपको मिली थी, फिर आपने पंडित दिनकर कैकनी जी से गाना सीखना शुरू किया, तो तभी आपको ये प्रेरणा कैसे हुई? क्या आपको उनसे चाहिए था अपने गाने में? सीखना तो हम तो संगीत ऐसा विषय है, सीखना तो हम लगातार चलता ही जाता है, वो तो कभी रुकता नहीं है। तो मेरी शुरू में जो आगरे की तालीम हुई थी, तब मैं जब बॉम्बे मैं भी उल्लाजी से भी मैं 2 साल सीखी हूँ बीच में, पंडित उल्लास कशालकर जी से। तो तब उनके पास मैं सीखा करती थी, और इसके बीच उनको कलकत्ते बुलाया गया, तो वो कलकत्ते चले गए। तब मैंने उल्लास जी से पूछा था कि मैं अब किन से सीखूं, तो फिर उन्होंने मुझे कैकनी जी का नाम बताया। उन्होंने कहा कि जरूर तुम पंडित जी से सीखना, और फिर इसलिए मैं उनसे मैंने तालीम, वो तो बड़े ऋषि तुल्य गुरु थे। मेरा परम सौभाग्य, मुझे ऐसे सारे गुरु मिले। और कैकनी जी भी ऐसे, उन्होंने भी ऐसे, वो आगरे के थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया, जैसे मैंने कहा कि मेरी आवाज, मेरी जो तबीयत है, मेरी बुद्धि, और ये सारा देख के उन्होंने मुझे अनेकों राग सिखाए, वॉइस कल्चर के बारे में काफी कुछ सिखाया। तो वो भी एक अलग सीखना हो गया। बीच में ही आपने पंडित सुरेश तलवलकर जी का नाम लिया, तो मैंने आपको ताल पर सवार होके गाते हुए सुना है। मतलब इतनी मुश्किल ताल होते हैं। मैंने आप, क्योंकि मैं भी बहुत समय मुंबई में था और अभी पुणे में हूँ, तो आपकी बहुत महफिलें सुनने का मुझे मौका मिला। तो द्रुत आड़ा चौताल हो जिसमें, या फिर आपने 9.5 मात्रा में भी बंदिश गाई है, ऐसे मतलब कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आपको ताल की तरफ देखने की जरूरत पड़ी। वो जैसे आपके रोम रोम में भरा हुआ है। तो ये महारत आपने कैसे हासिल की? क्या सुरेश जी की तालीम भी इसका एक हिस्सा है? मुझे ऐसा लगता है कि ताल हो, सुर हो, लय हो, सुरीलापन हो, या लयदार, या ताल का जो ये टैलेंट कुछ हमको लेके हम, जैसे हमारे टैलेंट का एक भाग है, क्योंकि वो लेके हम
जब जन्म होता है तब ये सारी बातें लेके ही आते हैं। कुछ कुछ बातें हैं मुझे ऐसे लगता है कि सीख सीख कर भी एक उच्च दर्जे की करना बड़ा, उसके लिए काफी समय उसमें लग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये ताल या लय की बात है, वो शायद मेरी इनबॉर्न हो सकती है एक तो, क्योंकि मेरे पिताजी भी काफी अच्छे ताल और लय में थे, और कुछ मेरा अपना अभ्यास, फिर मेरी आगरे की तालीम भी, मेरे वसंतराव, तो उनकी आगरे की तालीम जो मिली, फिर सुरेश जी गुरुजी के पास काफी चीजें मैंने सीखी। तो ऐसा करते करते, और फिर पता नहीं कितने लाख आवर्तन गाई हूँ मैं, लाखों आवर्तन तो गा चुकी हूँ। तुम सोचो, दिन में अगर 8-8 घंटे, कभी 6, कभी 5 घंटे अगर ताल चल रहा है दिमाग में, सारी ये बातें चल रही हैं, तो फिर तो अभी इतना तो आना ही चाहिए ना स्वप्न, इसमें कोई बड़ी बात तो है जी नहीं ताई, हमें नहीं आ रही है बात, इसलिए मैंने आपसे पूछी कि कुछ आप हमें तुम भी अपना एक मास्टर की बताएं। तुम भी और 1-2 लाख आवर्तन गाओ, आ जाएगी। जी बिल्कुल। जी तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गहन है। अब तक आपने इतने गुरुओं से सीखने के बाद आपके पास 3 घरानों की गायकी आई, ग्वालियर, आगरा और जयपुर। तो आपने क्या राग को उसके घराने के हिसाब से प्रस्तुत करना उचित समझा, या फिर एक ही राग में आपने तीनों घरानों की गायकी शामिल की, या आप राग और घराना इनका राग को रखते समय घरानों का विचार कैसे रखती है? जो राग खास करके किसी पर्टिकुलर घराने में गाया जाता है, वो तो मैंने उसी, जैसे संपूर्ण मालकम स्वर, नायकी खानेरा हो, बहादुरी तोड़ी हो, अगर ये शुद्ध नट हो, ये राग तो उसी घराने में जयपुर ही में गाने की तालीम मिली, तो वही। लेकिन जो ऐसे राग हैं जो सभी घरानों में गाए जाते हैं, उसके लिए तो क्योंकि मेरी तालीम थोड़ी आगरा ग्वालियर की भी हुई, फिर जयपुर की भी हुई, तो वो सारा जो रागों के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में अंदर जाने लगी, और मेरा जो साहित्य है, यानी जो मटेरियल है राग का, वो मेरे हार्ड डिस्क में भरता गया, जैसे यमन है तो ये भी है, ये भी आ गया, तो अलग अलग रास्ते से यमन मेरे दिमाग में आने लगा, और फिर अपना एक कन्विक्शन हो जाता है कि मैं इस तरह से सुर का लगाव करूंगी, मैं मेरी आवाज इस तरह से, मेरी आवाज का लगाव, रागों के स्वरों का लगाव, शब्दों के उच्चार, शब्द और स्वर यानी अक्षर और स्वर एकत्रित, उसका एक अपना अभ्यास, राग का अभ्यास, ये सारा होने के बाद अपना एक तरीका बन जाता है। तो वो डेवलप होने लगा। तो ये जो राग है, जो सभी, तो वो मैं अपने तरीके से उनको उस आवाज का लगाव, फिर स्वर समूहों का चयन, फिर तानों के पैटर्न्स, वो जो एक अलग अलग कभी सुझाई देते हैं, कभी कभी प्री प्लान होते हैं, प्री स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कभी कभी नहीं, सो ये करते करते बात बनती है। मुझे लगता है ये सभी सीखने के बाद एक बहुत ही परिपूर्ण और सुंदर गाना सामने रख पाना, ये बहुत ही प्रतिभा वाले कलाकार का काम है, क्योंकि वो खिचड़ी ना हो जाए, एक बहुत ही अच्छा बुके लगे जिसमें अलग अलग, बुके भी नहीं लगना चाहिए, वो बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। वाह, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ये कहीं से लिया है, ये कहीं से लिया, वो बिल्कुल बिल्कुल एक रंग हो जाए सबका, तो जैसे सारे रंग पानी में मिला दिए, ऐसा जब लगता है तभी तो अच्छा लगता है ना, वरना हम भी तो, क्योंकि हम सुनने वाला भी तो एंगेज जब होता है तो उसको उसी में आपको उसी में ढल के रह जाना है कि मुझे भी तो यमन बनना है ना एज ए लिसनर,
तो थोड़ी देर के लिए मैं इसके ओर ध्यान दूं, इस ओर ध्यान दूं, ऐसा नहीं चलता है कि पूरा उसी में मैं मुझे स्वर समाधि में मैं चली जाऊं। यही तो अपनी चाहत होती है एज ए लिसनर ऑल्सो। आई थिंक इसीलिए हाँ, तो ये अलग अलग ना लगते हुए सारा एक लगे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत ही सुंदर विचार आपने हमें सबको दिया है। क्योंकि आजकल विशुद्ध घराने की तालीम मिलना भी दुर्लभ है। गुरु भी बहुत सारे घरानों से सीखे हुए और हैं। अब समय स्वप्निल बदल गया है। पुराने जमाने में ना रेडियो था, ना टेप रिकॉर्डर्स थे। उसके बाद तब एक घराने की गायकी को टिके रहना और केवल अपने गुरु का, वो भी घराने में भी तो अलग अलग सब घराने होते थे कि एक ही गुरु ने 3 लोगों को अलग अलग सिखाया है। तो मैं जिस गुरु के पास सीख रही हूँ वही मैं गाऊं, उसके लिए फिर गुरु कहते थे कि दूसरी जो बगल की गली है उस गली से भी मत गुजरना तुम। तो तब तो था नहीं कोई दूसरा म्यूजिक सुनने का कोई माध्यम नहीं था। तो तब आसान था घराने को, एक ही घराने पे टिके रहना। आजकल बहुत मुश्किल है। इतने सारे बच्चे गुरु से सीखते हैं राग और बाकी 100 कलाकारों के सुन के खिचड़ी कर देते हैं। पर ये कब करना है? शुरू में जब आप गुरु के पास सीख रहे हो तो 10-12 साल कम से कम और किसी का मत सुनिए। अगर आपके गुरु अच्छे हैं ना कोई, तो आप वो जो कह रहे हैं वही करिए। फिर घर जाके यूट्यूब पे ना सुने कृपया, वो फिर दिमाग फिर भटक जाता है। 12 साल आप जब सीखेंगे उसके बाद फिर आप सुनिए ना, आप फिर एक मैच्योरिटी आ जाती है कि एक खुद की समझ आ जाती है कि मेरी आवाज क्या है, मेरा दिमाग क्या है, मेरा मन क्या है, मैं क्या गा सकती हूँ, मैं क्या गाना चाहती हूँ, मैं क्या गा पाऊंगी। इसका सारा अंदाज आ जाता है ना। उसके जी बाद फिर आप सुनिए। इसके पहले ही आप सुनेंगे तो आप भटक ही जाएंगे। जी जी। हम लगभग कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके रूप में एक बहुत ही लगन से संगीत की साधक हमारे सामने आज प्रस्तुत है। एक साधक कलाकार संगीत से क्या चाहता है और संगीत के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है, इस विषय पर हम ये बातचीत समाप्त करेंगे। जैसा मैंने कहा कि ताई के पास मैं जब हम कुछ प्रस्तुति करते हैं तो खुद यमन हो जाना, ये जो एक मनोअवस्था है वही मनोअवस्था मेरी बरकरार रही। कि जैसे हम कि मैं एज अ सिंगर, एज अ एक स्टूडेंट, मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर वक्त जब बैठूं तो मैं खुद वो राग हो सकूं, ये चाहती हूँ। क्या बात है। और संगीत के प्रति अगर मुझे लगता है कि जो हमारी इतनी बड़ी परंपरा है शास्त्रीय संगीत की, राग संगीत की, तो जब मैं गाती हूँ तो मैं ये परंपरा रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये परंपरा किस तरह से बरकरार रहेगी जब यमन या मालकौंस की शक्ल जो थी वो ही आगे रहे। इतनी बड़ी परंपरा को मेरे हाथ में किसी ने सौंपा है, वो मुझे आगे ले जानी है। तो उसका रूप किस तरह से वो आगे ले जाऊंगी, इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस परंपरा को हम आगे कैसे ले जाते हैं, उसका रूप। क्योंकि संगीत तो परिवर्तनशील है, ये तो हमने कई बार सुना है। तो इसका परिवर्तन किस तरह से हो, कितना हो, क्यों हो, उन्हें की इस वक्त
ये परिवर्तन होने की जरूरत है या नहीं। इतनी सारी मैच्योरिटी से मुझे लगता है कि इस विषय को देखने की जरूरत है सभी को। और ये जो परंपरा है, हमारा जो संगीत है, मुझे लगता है कि हमारी पूरी दुनिया में इस तरह का और कोई भी संगीत नहीं है जी। हमारा राग संगीत जो है, तो वो इसी तरह से आगे अनेक पीढ़ी चलता रहे, ये मेरी आंतरिक इच्छा है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस दुनिया को हमारे राग संगीत का आनंद कयामत तक मिलता रहे, क्योंकि वाकई में ऐसा कोई और संगीत नहीं है जिसमें कि 1 घंटा आप पूरे 40-50 मिनट एक राग में आप इस तरह से ढल जाते हैं, इस तरह से आप वो राग हो जाते हैं, ऐसा दूसरा कोई संगीत नहीं। और जो उसका डिजाइन है, जिस लय से विलंबित से लेकर द्रुत से तक जाना, और इतनी विलंबित लय में आलापी दूसरे किसी संगीत में नहीं है, और इतना मेडिटेटिव है, इतना, ये संगीत किस तरह से हम आगे ले जाएं, तो ये सारी जिम्मेदारी आप बच्चों पे भी है जो आज ये सुन रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये जरूर कहूंगी कि आप बहुत बेहतरीन माहौल में रहिए कि जहां आप ये संगीत ज्यादा से ज्यादा कर पाए, आपको बहुत मोटिवेशन मिले, आपको रियाज करने की और प्रेरणा मिले, ऐसे माहौल में रहिए और बहुत मेहनत करके बड़ा सुंदर सब गाने बजाएं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। एक महान कलाकार जिनकी रूह में, आत्मा में संगीत है, राग संगीत है, ऐसी कलाकार आज विदुषी आरती अंकलेकर तिकेकर जी के माध्यम से हमारे कला संवाद सत्र में शामिल हुई। ये बहुत ही हमारे लिए आनंद की बात है कि ताई ने इतना समय हमें दिया और अपना ज्ञान, अनुभव, अपने विचार हमारे साथ बांटे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मनपूर्वक प्रणाम करता हूँ विदुषी आरती ताई जी को, और आशा करता हूँ कि चिन्मय विश्वविद्यापीठ के साथ आपका ये जो संबंध है ऐसा ही रहे, हमारे ऊपर आपके आशीर्वाद रहे और बढ़ते जाए। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी गुरु विदुषी मंजूषा ताई पाटिल जी, जिन्होंने आरती जी को आज इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे वाइस चांसलर अजय कपूर जी, हमारे डीन गौरी माहुलीकर जी, हमारे गुरुज जो चिन्मय विश्वविद्यापीठ में सिखाते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग टीम के सभी मेरे कलीग्स, सभी को मैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ। आईटी टीम में अरुण जी, मीडिया टीम में जिनकी जो एफर्ट्स है, जिनकी सहायता के बिना ये कार्यक्रम करना मुश्किल है, सभी को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू। हरि ओम। प्रणाम।